linear momentum of system of particles. linear momentum of system of particles, पहले पार्टिकल का होता है p वेक्टर इक्वल टू एम वी वेक्टर, ठीक है, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का हो जाएगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। इस तरह से वेक्टर सम हो जाता है इंडिविजुअल मोमेंटम का, ठीक है ना। इंडिविजुअल मोमेंटम का क्या हो जाता है, वेक्टर सम हो जाता है। तो यहाँ पर अब देखिए आप इसका, अब आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन पता है क्या होती है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन टोटल मास। यही होता है आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये सारी वैल्यूज जो ऊपर आ रही है m1 v1 प्लस m2 v2, इन सबको आप क्या लिख सकते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 किसके बराबर आ गया आपका, टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आपकी जो टोटल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का आप लिनियर मोमेंटम लिख रहे थे, ठीक है, और यहाँ पर आपने इसका लिखा, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं क्या कुछ इसमें, लिनियर मोमेंटम इक्वेशन 1 में इस पूरी की जगह आप क्या उठा के रख सकते हैं, कैपिटल M इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का टोटल मोमेंटम किसके बराबर आ गया, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर के बराबर आ जाएगा। तो total linear momentum of the system will be given by mass of the system into velocity of center of mass। another important center of mass define करने की, आपको टोटल मोमेंटम लिखने के लिए सिस्टम का इंडिविजुअल पार्टिकल के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप केवल सेंटर ऑफ मास की अगर आपको वेलोसिटी पता है तो आप उस सिस्टम का टोटल लिनियर मोमेंटम लिख सकते हैं, पी टोटल इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, आप ये बताइए मुझे, क्लियर है। तो यहीं से बेटा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बन जाता है इसी पॉइंट से। देखिए आप, टोटल मोमेंटम सिस्टम का कितना है, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। टोटल मोमेंटम आपका सिस्टम का निकल के आया है वेलो, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, मास अभी कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, टोटल मास इनटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आप ये ऑलरेडी देख चुके हैं, ये ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन से ही निकाला जा चुका है कि मास इनटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ये एक्सटर्नल फोर्सेस के बराबर होता है कि नहीं होता। तो ये क्या निकल के आ गया बेटा, ये सब डेफिनेशन से ही आया है सेंटर ऑफ मास की, और कहीं से थोड़ी लिख रहा हूँ। जिस तरह से उसको डिफाइन किया गया था उससे समझ में आया कि सारे सिस्टम पर जो एक्सटर्नल फोर्सेस लगते हैं उन सब का वेक्टर सम किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के बराबर होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम इतना ही है आपका, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कह रहा है आपका, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम अगर जीरो होगा, इफ समीशन एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, सिस्टम पे लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम अगर जीरो है तो क्या हो जाएगा, टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिस्टम का लिनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो यही बेटा क्या कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम कहलाता है। कहाँ से आ रहा है, सब कुछ वहीं से आ रहा है कि जैसे वो डेफिनेशन शुरू हुई है सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। तो फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से पता पड़ा कि टोटल मोमेंटम सिस्टम का, आपने जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn अपॉन टोटल मास, उसी से हमने बोल दिया कि टोटल मोमेंटम किसके बराबर होगा, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर। बस यहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू होगी। आपने जैसे ही डिफरेंशिएट किया तो आपको पता हो गया कि टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल लिनियर मोमेंटम के बराबर होगा। तो अगर मैं ये वाली टर्म जीरो कर देता हूँ तो ये चेंज क्या होगा, जीरो हो जाएगा लिनियर मोमेंटम।
तो इसी को आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं. इफ सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, then total linear momentum of the system will always be conserved. बात समझ आई बेटा? If vector sum of all the forces acting on a system is zero, then total linear momentum of the system will always be conserved. यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को सेंटर ऑफ मास से